हेलो, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद अभिषेक ठाकुर के साथ। तो आज जो है हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अभी इस वीडियो में हम जो है 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चन को जो है इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा पोस्ट कोड है वो है हमारा 579 पार्ट नंबर 2। देखो, ये जो हमारा 21 क्वेश्चन है वो 849 क्वेश्चन पेपर में रिपीट किया है। तो अगर हम बात करें द फोर्स बिटवीन the plate of a parallel plate capacitor of a capacitance C and the distance of the separation of the plate D with a potential difference V between the plate is। तो अब देखो, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड डी टू द वन प्लेट हम याद रखेंगे इजिकल टू वी बाई टू डी है। और हमें पता है कि जो ई है इजिकल टू एफ बाई क्यू हो जाएगा, और ई और क्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फोर्स निकल जाएगा। हमें पता है क्यू इजिकल टू सी भी होता है, और ई हमारे पास आएगा वी बाई टू डी। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फोर्स निकलेगा वो निकलेगा सी वी स्क्वायर बाई टू डी। तो हमारा जो 21 का आंसर हो जाएगा वो है हमारा ए, और ये 849 में रिपीट है, मीन्स 2 क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो हम इसको जो है डायरेक्ट ही याद रख लेंगे, अगर आता है तो हम इसको डायरेक्ट टिक मारेंगे। अगर हम 22 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, टू कैपेसिटेंस हैव अ कैपेसिटेंस 25 एंड वन इन पैरल एंड 6 वन इन सीरीज एंड देयर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस आर। अब देखो होता क्या है, इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है। देखो, सबसे पहले अगर ये पैरेलल में कैपेसिटेंस है तो हम इसको एक तरीके से अगर हम रिप्लेस करें तो सीरीज़ जो होता है ना, सीरीज़ के जैसे इसको सॉल्व किया जाता है। मींस R1 जैसे सीरीज़ में क्या होता था R1 प्लस R2, तो यहाँ पर जब ये पैरेलल में कैपेसिटेंस हो तो उसको सीरीज़ के जैसे ही ऐड किया जाता है। और अगर अब सीरीज़ में कैपेसिटेंस है तो रेजिस्टेंस के जैसे इसको पैरेलल में कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके थ्रू आप इसको जो सॉल्व कर सकते हो। मीन्स इसको जो है हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू ही जनरली इसको सॉल्व किया करो। तो सबसे पहले देखो, डी ऑप्शन को तो हटा दो, उसके बाद बचा आपका जैसे कि ये पैरेलल में है तो हम सीरीज़ के जैसे सॉल्व करेंगे, रेजिस्टेंस के जैसे। तो 10 प्लस 8 18, तो मीन्स यहाँ पर 25 माइक्रोफैरड आना था, तो सी आंसर कैंसिल हो जाता है। फिर हमारा बचा ए और डी, तो दोनों हमारा 25 25 आ रहा है। अब हम इसको इस वाले से सॉल्व करेंगे जहाँ पर कि हमारे सीरीज़ के जैसे पैरेलल में सॉल्व होगा। तो हमने बी वाले को देखा तो 15 मतलब कि पैरेलल में इसको सॉल्व किया तो 15 इंटू 10/25 डेट इज़ 6 माइक्रोफैरड। तो हमारा 22 का आंसर आएगा हमारा बी। अगर हम 23 की बात करते हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज अ। देखो, सबसे पहले ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम बात करते हैं। देखो, वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, और एक वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर एडिशन और वेक्टर डिफरेंस के ऊपर काम कर रही है, मतलब 2 डिवाइड में है, मीन्स टाइप में है। और जो हमारा वेक्टर डिफरेंस है वो वोल्ट मीटर जो होता है ना, वोल्ट मीटर में जो भी हम मेज़र करते हैं वोल्टेज को, तो वो वेक्टर डिफरेंस होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हो ये वेक्टर डिफरेंस वाला, इसके ऊपर एक वीडियो बनानी है कि वी एल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वी फेस, ये कैसे होता है। तो हम देख सकते हो कि वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इनकी जो एग्जांपल्स है जैसे एक्सेलेरेशन होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, या फोर्स हो गया, वेलोसिटी, ये सब एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी के। अगर हम इसमें स्केलर की बात करें तो स्केलर में सिर्फ अपने पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें एग्जाम्पल्स है टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, चार्ज, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, पावर, एनर्जी, लेंथ एंड वर्क। तो ये जो है 2 एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जो है नोट कर सकते हो। तो 23 का हो जाएगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम अगले की बात करेंगे 24 की, ये भी रिपीट है। 1 वेबर ही इज इक्वल टू कितना होता है, तो देखो हमें वेबर फ्लक्स की यूनिट है, एंड 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁻8 मैक्सवेल। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी। अगर हम 25 की बात करेंगे, द एम्पेयर टर्न पर मीटर इज अ यूनिट ऑफ, तो ये मैग्नेटाइजेशन फोर्स की यूनिट होती है। जैसे होता है ना एच वाला, बी एन एच कर्व में जो एच होता है वो एन आई अपॉन एल होता है, तो डेट इज एम एम एफ अपॉन मीटर, जिसको कि हम मैग्नेटाइजेशन फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का सी। अगर 26 की बात करें, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिस मोर रेडली थ्रू। अब देखो, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो परमिएबिलिटी होती है, मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आसानी से अपने अंदर से जाने दे, तो वो किस में, आयरन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रही होगी, तो आयरन रखा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपना ऐसे डिविएट करके इसके अंदर से जाएगी और इस तरीके से ही जाएगी। तो 26 का हो जाएगा अपना डी आंसर। अगर हम 27 की बात करेंगे, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मटीरियल ही 0.9998 इट इज़। ये आगे 912 क्वेश्चन पेपर में ये रिपीट हुआ है वाला क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की कम होती हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी मींस वो अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस को जाने नहीं देती है, जैसे एग्जांपल है इसका सिल्वर। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि कॉपर पैरा में आता है या डाया में आता है। अगर हम 28 की बात करेंगे, एन एडिशनल कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अ 3 फेज
ट्रांसफार्मर ओवर अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज दैट। अब देखो क्या होता है कि जो तुम्हारा सिंगल फेज के जो पैरेलल कंडीशंस होती है वो तो इसमें है ही हैं, बट एक एडिशनल जो होती है तो ये है कि द ट्रांसफार्मर शुड बिलोंगिंग टू द सेम वेक्टर ग्रुप की होनी चाहिए। तो दो कंडीशन होती है ट्रांसफार्मर में थ्री फेज में, दे मस्ट बी हैव सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए। मीन जैसे कि पहला ट्रांसफार्मर सेकंड ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में जैसे आर वाई बी होना चाहिए अपना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर सेम फेज सीक्वेंस होगा, मीन्स जैसे आपका अगर ट्रांसफार्मर वन में पैरेलल कंडीशन में अगर आर मैक्सिमम में आ रहा है तो सेकंड ट्रांसफार्मर में भी आर मैक्सिमम में आएगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्रिएट नहीं होगा और जिसकी वजह से अपना सर्कुलेटिंग करंट यहाँ पर जीरो होगा। बट अगर ऐसा होता है कि पहले ट्रांसफार्मर में जो सीक्वेंस है आर वाई बी की है और सेकंड ट्रांसफार्मर में वाई आर बी की है, मीन्स पहला ट्रांसफार्मर जब आर मैक्सिमम में होगा तो उसी समय जो सेकंड ट्रांसफार्मर है वो वाई में है, तो मीन्स आपका जो वाई है वो क्या होगा, इसमें मिनिमम देखने को मिलेगा हमको। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू की बात करें, यहाँ पर वैल्यू 1 है और यहाँ पर -0.5 है, कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो कहीं ना कुछ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसकी वजह से सर्कुलेटिंग करंट यहाँ पर होगा। मतलब ये नॉट इक्वल का साइन लगना था यहाँ पे, तो नॉट इक्वल का साइन है यहाँ पे, जिसका मीन्स कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस आपका है और सर्कुलेटिंग करंट होगा तो लॉसेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पहली कंडीशन तो होगी दे मस्ट हैव अ सेम फेज सीक्वेंस, मीन ये सेकंड पहला वाला जो केस है वो तो होना ही चाहिए। अगर हम सेकंड की बात करें, द ट्रांसफार्मर मस्ट हैव अ जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द सेकेंडरी वोल्टेज के बीच में जो अपना फेज डिफरेंस है वो आपका जीरो होना चाहिए, या बोल सकें तो सेम फेज डिफरेंस होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो इसमें चार कैटेगरी में उसको डिवाइड किया है वेक्टर ग्रुप को या फेजर ग्रुप को, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 4 एन में। तो जैसे कि वाई बाई ज़ीरो एंड डी वाई ज़ीरो, तो मीन्स 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है यहाँ पे, तो मीन्स हम ग्रुप 1 वाले सेकेंडरीज को जो है कनेक्टेड कर सकते हैं। ग्रुप 2 वाले में जैसे वाई 6 एंड dy6 को हम जो है कनेक्टेड कर सकते हैं। देखो अब इसमें बताएं तो जो कैपिटल में है वो हाई वोल्टेज है और जो लो में जो कैपिटल्स में नहीं है उसको बोलेंगे हम लो वोल्टेज, और यहाँ पर 1 है वो आपका फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। देखो यहाँ पर देखो जैसे अपना हाई वोल्टेज 12 में है और अगर आपका जो लो वोल्टेज है वो 1 में है और उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री का हमें जो है फेज डिफरेंस जो है देखने को मिला है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल कैसे कि जैसे कि y/0 मीन्स ग्रुप 1 लिया हुआ है और एक में हमने क्या लिया हुआ है, ग्रुप 4 लेकर चले हुए हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि ग्रुप अब देखो क्या है YD11। अब देखो YD11 में जो आपका लो वोल्टेज है वो YD11 में होगा, मीन्स यहाँ पर 30 डिग्री लीड का होगा। बट क्या है कि इसमें जो है फेज डिफरेंस हमें जो है देखने को मिला है 30 डिग्री का, तो कहीं ना कहीं जो है V1 V2 वोल्टेज इक्वल नहीं होगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सर्कुलेटिंग करंट जो है हमारा फ्लो करेगा। तो हमारा जो 28 का आंसर है कि एन सबसे पहले क्वेश्चन, द एडिशनल कंडीशन फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर ओवर द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज दैट द ट्रांसफार्मर शुड हैव बिलोंगिंग टू द सेम वेक्टर ग्रुप। अगर सेम वेक्टर ग्रुप में नहीं होगा तो यहाँ पर आपका सर्कुलेटिंग करंट जो है फ्लो करेगा, और ये यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हाई सर्कुलेटिंग करंट ये जो है वो फ्लो करता है। अगर हम 29 क्वेश्चन नंबर की बात करें, ये जो आपका 29 क्वेश्चन नंबर है ये A29 पोस्ट कोड में रिपीट हुआ है। The EMF induced in the secondary winding of a 50 Hz single phase transformer have 1000 turns on its secondary is 222 volt and the maximum flux density in the core is this and the cross section area of the core। मतलब एरिया यहाँ पर हमें जो है फाइंड करना है, तो हमें क्या है फाइजिकल टू बी इंटू ए, जहाँ से हम ए को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि फ्लक्स डेंसिटी हमें बताया हुआ कितना 0.1 टेस्ला ही मान लो, और इसमें जो है फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्लक्स कैसे मानेंगे, हम यहाँ से लिखकर जाएंगे जो हमारे पास इक्वेशन होती है इंड्यूस ईएमएफ की जो इक्वेशन होती है, तो ये जो होती है वो आरएमएस वैल्यू होती है इंड्यूस ईएमएफ की। तो E = 4.44 एफ एन 5M। तो 5M यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो 5M की जो भी वैल्यू आएगी मीन्स ये है, और उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा 0.1 को डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे हमारा आंसर जो एरिया का निकलता हुआ है 0.01 मीटर स्क्वायर। तो हमारा 29 का भी आप इसको जो है पॉज करके जो है सॉल्व कर सकते हो। अगर हम 30 क्वेश्चन की बात करेंगे तो उससे पहले देखो अगर मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो मेरे को माफ़ करना, कभी कभी जो है मिस्टेक हो जाती है, तो मैं भी एक इंसान ही हूँ। अब जो है 30 क्वेश्चन की जो है बात करते हैं, द EMF इंड्यूस इन अ वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर विल। अब देखो इसमें सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो करंट होगा वो सोनोसाइडल करंट हम जो है मान के चले हैं, तो हम IM sin ओमेगा टी, सबसे पहले बात ये आइडियल केस है। तो क्योंकि कुछ बोलेंगे कि जो फ्लक्स होता है वहाँ पर वो आइडियल केस मतलब कुछ बोलेंगे कि जो फ्लक्स है वो सोनोसाइडल तभी होगा जब उसमें थर्ड हार्मोनिक होगी, पर आइडियल केस में लेकर मैं चला हूँ। तो इसमें आप देखते हैं, तो I = IM sin ओमेगा टी, तो हम फ्लक्स को लेकर चलते हैं फाई = MM अपॉन रिलक्टेंस, एंड हमें पता है NI अपॉन रिलक्टेंस हो जाएगा।
अब इसमें बात लेकर आएंगे। सबसे पहले आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि जो आपका रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है और जो हमारा परमिएबिलिटी की यूनिट क्या होती है। हेनरी की फॉर्म में बताओगे आप मेरे को, जो हेनरी की फॉर्म में इनकी यूनिट्स होती हैं। अगर हम इसमें बताएं तो हम आई को आई एम साइन ओमेगा टी लिखेंगे, तो एन आई एम अपॉन रिलक्टेंस दैट इज़ 5m, तो 5m साइन ओमेगा 2 हमें जो है यहाँ पर देखने को मिल गया। तो हमें पता है कि जो इंड्यूस एम एफ होगा और नेगेटिव बाय द लेंस लॉ होगा तो एन डी फाइव बाई डी टी। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ अगर आपका वी वन पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो जो इसमें इंड्यूस एम एफ होगा उसकी जो पोलैरिटी होगी प्लस और माइनस में होगी, जो कि सप्लाई वोल्टेज को एक तरीके से अपोज में जो इंड्यूस एम एफ के लिए है नेगेटिव लगता है। तो माइनस एन डी फाइव बाई डी टी जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एन फाइव एम कॉस ओमेगा डी इंटू ओमेगा। ठीक है, तो माइनस एन फाइव एम साइन पाई बाई टू माइनस ऑफ ओमेगा डी इंटू ओमेगा हो जाएगा, और माइनस को लगाएंगे तो ओमेगा डी माइनस ऑफ पाई बाई टू। तो इसी से आप देख सकते हो कि जो आपका फाइव एम अगर यहाँ पर है तो जो ई मैक्स है वो आपका माइनस ऑफ पाई बाई टू पीछे जाएगा, मीन्स लैग में जाएगा। तो अगर फाइव एम यहाँ पर लेके चले तो ई वन जो है वो हमारा 90 डिग्री लैग देखने को मिलेगा। तो यहीं पर हमारे पास जो है आई एम का पता चल जाएगा। आई एम एक वाटलेस कंपोनेंट है और आई सी एक वाटफुल कंपोनेंट है। आई एम का वाटलेस कंपोनेंट का पता चलता है जब हम मान के चलते हैं आइडियल कंडीशन में कि हमारा फाइनाइट परमिएबिलिटी है, और आपका जो आई सी वाटफुल कंपोनेंट निकलता है जब हम मानते हैं कि हमारा जो फ्लक्स है या हम परमिएबिलिटी है वो आपका फाइनाइट है प्लस लॉसी कोर लेके चले हुए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बारे में ये पूछा जाता है कि जो आई एम क्या है, वाटलेस है या वाटफुल कंपोनेंट है, ये आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मैंने वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है। क्यों? देखो ये जो कंपोनेंट होता है, जो फाइव एम कंपोनेंट होता है या आई एम कंपोनेंट होता है, ये एक रिएक्टिव पावर के जैसे हम इसमें एक्ट करते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज से 90 डिग्री लैग में चला हुआ है। अब देख सकते हो कि यहाँ पर अगर V1 है और आई एम यहाँ पर है तो मीन्स V1 और आई एम की बात हो रही है यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री लैग वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। तो ये रिएक्टिव पावर है, और जो आपका आई सी है वो एक इन फेज में है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका एक्टिव पावर। तो इसी एक्टिव पावर से इसका नाम रखा है वाट फुल कंपोनेंट, मीन्स लॉसेस करेगा, और रिएक्टिव पावर के बेसिस में इसका नाम रखा है वाटलेस कंपोनेंट। तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन एडिशनल आपको मिल जाएगी। और हमें पता है ई वन इजिकल टू माइनस ऑफ ई वन, मीन्स लेंस ला के थ्रू ये माइनस ऑफ ई वन आ गया। तो सबसे पहले हमारे पास क्या निकला, फाइव एम था, फाइव एम के पीछे लैग जा रहा है ई वन, और ई वन के अपोजिट क्या होता है, लेंस ला के थ्रू हमारा वी वन निकल जाएगा। तो ये जो है रिप्रेजेंट हो जाएगी फेजर्स। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो आपका ई एम एफ होता है वो फ्लक्स के कितना लैग होता है, लीड होता है, आउट ऑफ फेज इन फेज क्या होता है। तो आप देख सकते हो कि फ्लक्स से ये 90 डिग्री लैग में होता है। तो द लैग द कोर फ्लक्स बाय द 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम 32 क्वेश्चन की बात करें, इफ द लेंथ एंड द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज डबल देन द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। अब ये क्या, आर इजिकल टू रो एल बाई ए, लेंथ और एरिया को डबल कर दो तो क्या सेम रहा रो एल बाई ए। तो क्या है इसका 32 का सी, मीन्स रिमेन कांस्टेंट। अगर हम 34 की बात करेंगे, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटीज़। अब देखो हमारे पास होता है कंडक्टिविटी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर इजिकल टू रो एल बाई हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी हो जाएगा, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस हो जाएगा, और रेजिस्टिविटी की जो फिर यूनिट्स आएगी वो आएगी ओम पर मीटर, और कंडक्टिविटी इसका इन्वर्स था तो आएगा ओम पर मीटर है तो इसको लिख सकते हैं आपका मो पर मीटर या साइमन पर मीटर की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। तो आंसर आ जाएगा अपना 34 का बी, मो पर मीटर। अगर ऑप्शन में होता साइमन तो साइमन पर मीटर भी इसमें आंसर करेक्ट होता। तो यहाँ से 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगर हम 35 की बात करेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेज द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड। अब क्या अपोज कौन कर रहा है, अपोज कर रहा है इसमें रिलक्टेंस। रिलक्टेंस हमेशा अपोजिशन में लेकर आता है, और परमियंस हमेशा फ्लक्स को अपने अंदर से जाने देती है। तो 35 का हो जाएगा अपना बी आंसर। अगर हम 36 की बात करेंगे, तो कॉमन इम्प्योरिटी इन द बैटरी इलेक्ट्रोलाइट इज। तो जो हमारे पास कॉमन इम्प्योरिटी होती है इलेक्ट्रोलाइट में, बैटरी में, वो क्या होती है, आपका आयरन होती है। इस एक मिनट, ठीक है रिलक्टेंस ही है, ठीक है। 37 की बात करेंगे, इन अ सीरीज रेजोनेंस द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज। अब देखो इसमें आप देख सकते हो सीरीज में रेजोनेंस में जो इम्पिडेंस होती है वो क्या होती है, अपना मिनिमम होती है। कैसे? सबसे पहले आपको जो है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको दो जो भी मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो कृपा करके आप उसको सर्च करके लिखो या कैसे भी करके लिखो कि जिसके थ्रू आपको भी चीज़ याद हो जाएगी। अब इसके थ्रू एक को दो क्वेश्चन यहाँ पर बोट होते हैं कि सीरीज रेजोनेंस को एक्सेप्टर या रिजेक्टर क्या बोलते हैं, और पैरेलल को उनमें से क्या बोलते हैं। तो ये कमेंट सेक्शन में आप मेरे को जो है बता सकते हो। आप देख सकते हो ये सीरीज रेजोनेंस है, मीन्स आर एल और सी तीनों सीरीज़ में है, इसको सीरीज रेजोनेंस बोलते हैं। और जब ये पैरेलल में हो दोनों तो इसको पैरेलल रेजोनेंस में बोलते हैं। तो हमारा इम्पेडेंस है
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जे एक्सएल माइनस ऑफ एक्स सी। एट द रेजोनेंस कंडीशन एक्सएल और एक्स सी इक्वल हो जाएगा। और हमें पता है कि फिर क्या हो जाएगा आपका इम्पिडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो हमें पता है वी इज इक्वल टू आई इंटू जेड, वी बाई जेड इज इक्वल टू वाई। सबसे पहले अगर रेजोनेंस था तो उस समय में इम्पिडेंस ज़्यादा था, जब इम्पिडेंस ज़्यादा था तो करंट कम था। बट ऐसे ही रेजोनेंस कंडीशन आती है तो आपका रेजिस्टेंस मींस इम्पिडेंस कम हो जाता है और करंट बढ़ जाता है। तो 37 का हो जाएगा आपका मिनिमम। तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टर क्योंकि करंट बढ़ जाता है इसमें, और दूसरे को बोलते हैं रिजेक्टर पैरेलल रेजोनेंस को। 38 की अगर हम बात करें, द यूनिट ऑफ अ रिलेटिव परमिएबिलिटी इज, देखो ये क्या है, डायमेंशनलेस। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है और पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन से जो है डायमेंशनलेस होती है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। जैसे कपलिंग कोफिशिएंट वो क्या है, डायमेंशनलेस है या कोई इसकी यूनिट है, या आपका आपका जो है, बाकी आप मेरे को जो है बता सकते हो। या पर यूनिट भी जो है डायमेंशनलेस होता है, एफिशिएंसी भी डायमेंशनलेस होती है। इसमें एक मैग्नेटिकल सब्स्टिबिलिटी भी डायमेंशनलेस होती है। 39 की अगर हम बात करते हैं, अ कॉइल हैज़ अ 500 टर्न्स एंड अ करंट ऑफ 8 एम्पेयर कॉज अ फ्लक्स ऑफ 5 मिली वेबर टू इट इंडक्टेंस विल बी। अब देखो इसमें हमें पता है, अब देखो दो फॉर्मूले इसका इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है इजिकल टू 25/dt और v इजिकल टू LDI/dt। इंडक्टर के अक्रॉस की वोल्टेज इंड्यूस एमएफ है, इन दोनों के बी ई और ई को मतलब इक्वल कर दो तो हमारे पास निकल जाएगा N phi Li। N phi इजिकल टू Li। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, तो इसके थ्रू सारी वैल्यू को पुट करो। टर्न्स 500 है, फ्लक्स हमारा 5 मिली वेबर है, इंडक्टेंस हमें नहीं पता, करंट हमारे पास 8 एम्पेयर है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना निकला, 0.3125, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो थोड़ा कैलकुलेशन में भी देख लेना कि अगर ये कैलकुलेट होके आ रहा है तो बता देना अगर और कोई आंसर आता है आपके थ्रू, क्योंकि जो इस समय मेरा दिमाग चला था तो मैंने वही चीज़ लिखी। अगर आपके थ्रू अगर इसका आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जो है बता सकते हो। आखिरकार मैं भी तो इंसान हूँ, अगर मेरे से हो जाती है गलती। अगर हम 40 की बात करते हैं, द हीट प्रोड्यूस इन एन इलेक्ट्रिकल हीटर इन द टर्म हैज़, तो वही है इलेक्ट्रिकल हीटर। हीटर में रेजिस्टेंस होगा, अब रेजिस्टेंस ही जो है उसको कन्वर्ट करेगी हीट में ही। तो एक तरीके से क्या है, ये वेस्टेज हो रही है, मीन्स ट्रू पावर है, मीन्स आपका हो जाएगा 40 का बी। अगले जो है 41 के बाद जो हम अगली वीडियो में जो है इसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगती है।